आपके एग्जाम में 10 यूनिट्स के अंदर में से कौन सा ऐसा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ऑफ कोर्स आपका लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म कल्चरल स्टडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक है जहां से आप क्वेश्चंस को देख पाते हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइडियली अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर 2 के अंदर और 10 यूनिट्स हैं तो इवनली क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट जो आपकी लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज को टक्कर देता है वो है आपका पोइट्री का यूनिट, राइट। दावे के साथ पिछले कोई भी क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा के देखिए और आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट से मिलेंगे, और ये एक तरह का मेगा ओशन हो जाता है जिसके अंदर आपके बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस ये यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं रेटोरिक एंड प्रोसिडी के जो आपको देखने हैं। और टेक्निकली अगर आप पेपर के रिवीजन जो अभी आपका ये जो सिलेबस जो हुआ था 10 यूनिट्स का, इससे पहले वाले सिलेबस को देखेंगे तो रेटोरिक एंड प्रोसिडी एक सेपरेट यूनिट था। आपके जो सारे के सारे एजेस थे उसके अंदर पोएट्री का एक डिफरेंट यूनिट रहता है। एंड चाहे ड्रामा डिक्लाइन करे, राइट, सो यू आर एबल टू सी कि ड्रामा कब कब डिक्लाइन करता है। ड्रामा में एक तरह से एक इजीनेस आ जाती है आफ्टर रेस्टोरेशन ड्रामा, और फिर ये उठते उठते मॉडर्न ड्रामा तक ही अच्छी तरीके से उठता है। लेकिन पोएट्री में ऐसा नहीं होता है। पोएट्री आप देखते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड हमारे पास क्वांटम इंक्रीज ही होता रहता है। तो इस यूनिट को टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से 10 लेक्चर सीरीज या देखेंगे कि उससे ज्यादा अगर लगेगा तो अच्छी तरह से एग्जॉस्टिवली हम कवर करेंगे। क्रैश कोर्स ऑन पोएट्री पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी और एकदम स्क्रैच से हम लोग पोएट्री के इस यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि काफी बार हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे पढ़ना है पोएट्री, किस तरह से पढ़ना है। तो एकदम बेसिक्स यानी कि आप आज आज थोड़े से astonished रह जाएंगे, because we'll be talking about Hebrew poetry, we'll be talking about Chinese poetry, we'll be talking about Sanskrit epic poetry, we'll be talking about the epic of Gilgamesh as well। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पोएट्री के स्कोप के अंदर पूरी की पूरी एंड टू एंड कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एडिशनल वर्कबुक्स जो हम आपके लिए बना रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट को लेके, ये पूरा का पूरा एक कोर्स है, क्योंकि जिसके लिए आप एक तरह से इनरोल कर रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उसकी कोर्स बुक्स भी काफी इंटरेस्टिंग है और कैसे कैसे कब कब ये रिलीज होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताने वाली हूँ। तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपकी क्रैश कोर्स ऑन पोएट्री के इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे यूनिट को। और हमारा जो पहला वर्क है जिसे आज हम देखेंगे दैट इज एपिक ऑफ गिलगमेश। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट्स एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां से आपका पोएट्री स्टार्ट होता है हम लोग एकदम स्क्रैच से इसको कर रहे हैं। एंड मिडीवल पोएट्री से आने आने से पहले आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कवर होते हैं, लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट सॉन्ग ऑफ सोलोमन, एपिक ऑफ गिलगमेश, महाभारत, ऑल ऑफ दीज आर फंडामेंटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट्स जहां से आपके पोएटिक क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एपिक ऑफ गिलगमेश, कुछ कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है। पहले तो मैं फटाफट से आपको ये स्टोरी बता देती हूँ। एपिक ऑफ गिलगमेश इज टेलिंग यू, उसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स को फिल इन करेंगे। दिस इज epic, and this epic का क्या मतलब होता है, where humans are actually interacting with gods, so the world of the gods and the world of the humans is actually together, right? It's not that god आपके अलग हैं and they're not participating in the human activities all together। and यहाँ पर epic of Gilgamesh में गिलगमेश को putting him in order, god is actually sending god is creating this entire person all together so that Gilgamesh can be defeated, but Gilgamesh is not getting defeated। ठीक है, तो गिलगमेश जो एक एरोगेंट मोनार्क बन जाते हैं, राइट, ही इज नॉट गेटिंग डिफीटेड बाय दिस क्रीचर दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय मैन। लेकिन गिलगमेश का हम्बलिंग पॉइंट कैसे आता है? गिलगमेश का हम्बलिंग पॉइंट ऐसे आता है जब ये जो क्रीचर गॉड ने क्रिएट किया है, व्हेन गॉड इज टेकिंग अवे दिस क्रीचर, and that is when Gilgamesh comes to know that it's actually not a long life which is which is a blessing, it's rather a curse, because अगर आपकी long life होगी you will not be having any sort of human company at all, आपके पास companionship नहीं होगा। so there is a humbling process। तो Gilgamesh humble कैसे होते हैं? Gilgamesh humble होते हैं when his friend is actually taken over। कुछ कुछ pointers मैं चाहूंगी कि आप लिखें यहाँ पर, and I want all of you to take out your pen and papers for that। फटाफट से मैं आप लोगों को ये concepts लिखवा
देती हूँ. Now when we are talking about Epic of Gilgamesh, like I said, it's the earliest surviving heroic saga that you're able to see. ये कम से कम आपका 4000 साल पहले हम लोगों ने खोजा था. उस तब आपका अच्छी तरीके से लोगों को पता चला था कि ये वर्क भी आपका एग्जिस्ट करता है. अब कुछ कुछ पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा. इट वाज एक्चुअली रिटन, ये किस तरह में लिखा गया था, ये क्यूनीफॉर्म में लिखा गया था. व्हाट इज क्यूनीफॉर्म? दिस इज बेसिकली कोन शेप्ड राइटिंग. एंशियंट टाइम्स के अंदर जो आपका कोन शेप्ड स्क्रिप्ट होता था उसको हम क्यूनीफॉर्म कहते थे. उस तरह में ये लिखा गया है. और ये कहाँ पे लिखा गया है? ये क्ले टैबलेट्स पे लिखी गई थी. एपिक ऑफ गिलगमेश के क्ले के टैबलेट्स पे क्यूनीफॉर्म कोन शेप्ड स्क्रिप्ट के अंदर आपको मिलती है. और ये सबसे पहले हमारे लिए कौन ट्रांसलेट करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर इंग्लिश स्टूडेंट्स, लिटरेचर स्टूडेंट्स. जॉर्ज स्मिथ, जो कि जॉर्ज स्मिथ, ही वाज अ ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजिस्ट. सो ये भी अगर आपको लिखना है, ये क्या है, ही वाज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, ही वाज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट. ये आपको देते हैं एपिक ऑफ गिलगमेश ट्रांसलेट करके. नाउ हु इज गिलगमेश? गिलगमेश है कौन? हु इज गिलगमेश? गिलगमेश इज एक्चुअली द वॉरियर किंग, राइट. ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है, द एपिनॉमस हीरो. रिमेंबर एपिनॉमस, द नेम ऑफ द वर्क इज द सेम एज द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर. He is ruling over, and he is actually a tyrant, he is a autocratic leader altogether. ये कहाँ पे रूल कर रहे हैं? ये उरुक में रूल कर रहे हैं. कहाँ पर रूल कर रहे हैं? उरुक में रूल कर रहे हैं. उरुक एक्चुअली इज अ प्लेस जो आजकल का जो आपका इराक है उसमें आइडेंटिफाई की जाती है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ही इज सो एरोगेंट, ही इज सो कॉकी, ही इज अ टायरेंट ऑल टुगेदर. इसीलिए गॉड क्या क्रिएट करते हैं? गॉड इज क्रिएटिंग एनकिडू. एनकिडू को गॉड क्रिएट करते हैं टू स्टॉप गिलगमेश, ताकि गिलगमेश ऑप्रेस ना करें अपने सब्जेक्ट्स को. एंड गिलगमेश एक्चुअली विंस द टेस्ट ऑल्सो. सो होता क्या है कि even though God has actually created, right? God has actually created the so-called person will be killing Gilgamesh in the form of Enkidu. Enkidu के form में God has created the creature. लेकिन आप क्या देखते हो? यू आर एबल टू सी दैट बोथ इनकडू एंड गिलगमेश दे बिकम फ्रेंड्स. ये पता है, दे बोथ आपका गिलगमेश एंड इनकडू दे आल्सो ट्रैवल. ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है. दे आल्सो ट्रैवल टू द सेडार फॉरेस्ट. दे आर आल्सो ट्रैवलिंग टू द सेडार फॉरेस्ट ऑल टुगेदर. व्हाट इज द सेडार फॉरेस्ट? दिस इज द होम ऑफ गॉड्स. होम ऑफ गॉड्स है आपका सेडार फॉरेस्ट दैट यू आर एबल टू सी. ओके, सो ये आपका ब्रॉन्ज एज का एपिक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क. वी आर एबल टू सी दैट 4000 साल पहले ये कैसे आपका आ जाती है. पीपल कम टू नो, एंड जॉर्ज स्मिथ द ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो हमें ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके देते हैं. ये देख रहे हैं आप, क्ले आपके क्ले प्लेट्स के ऊपर ये आती है, क्ले टैबलेट्स के ऊपर. गिलगमेश वाज एक्चुअली देयर ऑल टुगेदर. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. सो उरुक जो जगह है अभी आज के मॉडर्न डे इराक में आपको मिलेगी, उस जगह का लीडर है गिलगमेश, राइट, वॉरियर किंग है. इनकिडू इज द पर्सन हु इज मेड बाय गॉड इन ऑर्डर टू किल गिलगमेश, लेकिन गिलगमेश इज सक्सेसफुल. एंड व्हाट आर वी एबल टू सी? वी आर एबल टू सी के इनकडू एंड गिलगमेश बिकम गुड फ्रेंड्स. अब प्रॉब्लम कैसे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इनकडू को गॉड्स किल कर देते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है? हम लोग पढ़ते हैं ना स्टोरी इवॉल्व कैसे होती है. स्टोरी इवॉल्व कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है. और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? इनकडू इज गेटिंग किल्ड. इनकडू, साथ साथ में रहिएगा, ठीक है. इनकडू इज गेटिंग किल्ड बाय द गॉड्स. और तब गिलगमेश पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं लॉस. इनको पहली बार फीलिंग ऑफ लॉस आती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ही इज torn apart by grief altogether, and he's trying to search meaning in life because he's so sad. He's absolutely sad altogether. फिर इनको पता चलता है that the only man on earth who has escaped death, ये कौन है? ये यूटना फिस्टिम है. ये यूटना फिस्टिम है. यूटना फिस्टिम is there. यूटना फिस्टिम is actually the survivor, right? He's the survivor. He's the person who's the survivor of the great flood altogether, and he tries to tell him very important lesson, जो गिलगमेश का मेन lesson है, that eternal life is not a paradise but it is a desert.
इस पूरी स्टोरी का क्या क्रक्स है, इस पूरी स्टोरी का ये क्रक्स है that people think that eternal life is a life which is a paradise. That is not true. Eternal life is not a paradise, but eternal life is rather a desert, right? It's like a desert altogether where it's absolutely barren. ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा. The gods bowed themselves and sat down and wept. Those were the famous lines that you were able to see in Epic of Gilgamesh. I looked over the sea and a calm had come and all mankind were turned into mud. These are again, very, very popular lines. Second important work जो आपके क्रैश कोर्स इन पोएट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं, ये एंशियंट चाइनीज पोइट्री से आता है. सो एपिक ऑफ गिलगमेश के बाद जो ब्रॉन्ज एज से आ रहा है, sorry, you are having the ancient Chinese poetry. Now this ancient Chinese poetry, we are talking about classic of poetry. The classic of poetry 11th to 7th century BCE में लिखी गई है, and it is actually a collection that is providing glimpse into the lives and concerns of ordinary people. It is not about extraordinary people, it's not about kings and queens. ordinary लोग जो हैं उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है, रूरल लोगों के बारे में हमें पता चलता है, राइट, ऑलमोस्ट 3 millennia years ago, राइट. सो ऑलमोस्ट 3 millennia ago किस तरह से, so this is basically called the classic of poetry, or it is also famously called as Shijing, or it's also famously called as Shijing or the classic of poetry. This is the earliest example of ancient Chinese literature. please याद रखिएगा 305 poems हैं in this anthology during the Western Zhuo period. आपका जो वेस्टर्न जूओ पीरियड था, काफी सारे लोग चाइनीज लिटरेचर के ऊपर भी they do research. So that is what you're able to see. Simple stories. Spouses are yearning for absent partners. Girl is worried about her family's disapproval of the lover. Farming, housework. तो ये इस तरह से आपका अर्ली चाइनीज पोएट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस भी हैं. How sing we, how this origin occurred, how this origin occurred. So ancient Chinese poetry का example, that is what you are actually able to see कि कैसे आपका classic of poetry Xinjing is coming, which has over 305 poems written during the Western Zhuo period, telling you about simple, ordinary rural life stories altogether. ठीक है, तो ये please याद रखिएगा. This is what you are able to see. And the third important, work of poetry, particularly old poetry that we are talking about, is Song of Solomon. Let him kiss me with the kisses of his mouth. And people are surprised because, ये एक तरह से this has been a part of your Bible, and people are a little worried that how did this become, because this is one of the most erotic bits in the Holy Bible, right? So ancient Hebrew poetry का ये part है Song of Solomon. So again, the Song of Solomon, 10th to 2nd century BCE. This is the work which again becomes extremely important. People are surprised. Sometimes some people are even shocked because there are references to the naked parts of the body, like naked breasts, nighttime embraces, as well as a tone of erotic infatuation. Dialogues are rahe hain between men and women, and they're longing to be together. So a lot of people have problems in understanding that how is this even a part of the Bible. So the Song of Solomon, after classic of poetry, the Chinese literature part, or the Epic of Gilgamesh, उसके बाद ये third है Song of Solomon. So Song of Solomon, ancient Hebrew poetry का part है. It is trying to convey erotic desire. So can you just see, अगर आपके PhD entrances के अंदर या आपकी किसी भी तरह के entrances में subjective questions आते हैं, that your courtly love tradition, so you can say, or metaphysical poetry as being daring. You can say that there were erotic excerpts to be found earlier also. When you talk about writings by, say, when we are looking at Sappho, for instance, Sappho, who's coming from the island of Lesbos, praying to Aphrodite, उनके भी erotic references हैं. Similarly, here also you are able to see the same thing, right? So ये भी चीज आपको याद रखनी है. Explicit references to the lovers' bodies altogether, allusions to vineyards and wine, intoxication, एक तरह
तरह से represent करते हुए, right? Images, you know, from nature to convey fecundity and procreation in a particular way. So those are the lines that are coming in: fruits, pomegranates, apples, to show you love, sweetness altogether. ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, इस तरह की इमेजेस आपकी सॉन्ग ऑफ सोलोमन में आ रहे हैं, यू नो, इंटॉक्सिकेशन, लव, परफ्यूम्ड लव ऑल टुगेदर. सो दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट. तो ये चीज आपकी आ जाती है, राइट? नाउ मूविंग ऑन to the most beautiful lines that we are able to see over here, that are coming in. This is the fourth important work. No writer of this work is to be found on earth. This is from which epic? This is from none other than Mahabharata, which is a part of your Sanskrit epic tradition. ठीक है, ये आपका संस्कृत epic tradition की पार्ट के अंदर आ जाता है. That is where we are able to see that how Ved Vyas ji is actually reciting this, right? So it was said that the scribe was traditionally Krishna, right? So Krishna was also famously called as your Ved Vyas, and Ved Vyasa was reciting this to Lord Ganesha, and then that is how the entire story was actually written. Many people consider it to be a part of Itihas as well. So you will be surprised to see, this is what we are able to see, that you know, when we are talking about poetry, poetry is just not the starting of, say, Chaucer coming into picture. You really have to understand the evolution of poetry, right? You really have to understand कि कैसा आपका poetry evolve होता है from the epic of Gilgamesh to, say, the classic of poetry, which is Shijing in Chinese literature, to understanding the Song of Solomon, which has the first erotic references, to understanding Sanskrit epics like Mahabharata over here. ये चीजें काफी important हो जाती हैं. So please remember, this is a part of Itihas, that is history. So it is being perceived as a historical work altogether. It's trying to tell you about, you know, a story. Again, beautifully telling you multiple aspects. काफी सारी important चीजें आपकी आ रही हैं, ठीक है? So ये भी आपका एक important poetic creation work हो जाता है. Okay, and of course, this is something that we'll cover in the second part technically, because Greek and Roman epic poetry is something which we'll be looking at in the second part of your crash course on poetry. How prone are humans kind to blame the powers of heaven? We are always not having inner locus of control. We're constantly blaming others, right? हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी गलती है. हम constantly कहेंगे इसकी गलती है, उसकी गलती है. So we just want to put the blame on the gods over here. That is what is being told about over here. Okay, we will be, like I said, this is the first part, right? This is your first important part that you are having, wherein we're looking at crash course on poetry, your unit where a majority of your questions are actually coming in. So please remember, इसके second part में हम Greek and Roman epics को cover करेंगे. Along with that, I will also dive into looking at medieval poetry for all of you. ठीक है, अच्छी तरह से इस part को review कर लीजिएगा. You should be knowing everything that we've looked at today, and I will also be testing and quizzing you on some important details of poetry in the second part. ठीक है, तो let's just make sure that, you know, ये जो आपका एक important unit है, that is your poetry unit. You are properly prepared for this particular unit. You're having proper understanding of this particular unit. You don't fall short in your scores at all. And इसको अगर आप methodologically cover करेंगे, you will be able to ace it all together. So I'll catch up with all of you in the second part of Crash Course on Poetry, particularly designed for covering the unit on poetry for your net examination perspective. Fine. Thanks so much everyone for joining. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you in the second episode. Thank you.